सोचा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब शायद देश में 100 यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, और आज देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटी के बीच में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, अपने लीडरशिप के गुण को भी बनाकर संजो कर रखा है। इसलिए स्थापना से लेकर उसके स्थापक कुलपति हरि सिंह गौर जी से लेकर योगेश सिंह जी तक सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 से जो परिवर्तन का एक युग शुरू हुआ है, इस देश में 2014 से जो एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है, इस देश में 2014 से इस देश के देखने के नजरिए को बदलने की जो शुरुआत हुई है, इसकी वाहक भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए भी मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1922 में अंग्रेजों ने राजधानी बदलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यहां पर ढेर सारे ऐतिहासिक प्रसंगों का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी साक्षी रहा है। श्री हरि सिंह गौर जी पहली हमारी संविधान सभा के सदस्य रहे, CD देशमुख और VKRV राव भारत के मंत्री भी बने। यहां पर लाला हरदयाल भी पढ़े। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, देश की आजादी में एक विचार को युवाओं में एक प्राण फूंकने का काम किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भी यही कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा गया। गांधी इरविन पैक्ट भी यही यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी यही यूनिवर्सिटी में रहे। नहीं, विकास सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक होगा। विकास की अवधारणा समभाव के साथ होनी चाहिए। ये जिन्होंने भी एकात्म मानववाद और अंत्योदय का चिंतन पढ़ा होगा, उसको मालूम होगा कि विकास को किस प्रकार से समभाव के साथ किया जा सकता है। और 8 साल के अंदर हमने इसको नीचे तक उतारने का काम किया है। जब नव भारत की हम बात करते हैं तो नव भारत किस रास्ते पर महासत्ता बनेगा, नव भारत किस रास्ते पर सामर्थ्यवान देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा, वो रास्ता मोदी जी ने तय कर दिया है। और वो रास्ते में 8 साल की हमारी यात्रा समाप्त भी होगी। सुरक्षित भारत का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत की कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। हम विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे। अगर रक्षा नीति थी भी तो भी विदेश नीति की परछाई में वो दब कर रह गई थी। इस देश पर सालों से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा प्रच्छन्न रूप से हमले होते थे, आतंकवादी भेजे जाते थे। उरी और पुलवामा में ये 8 साल में भी ये प्रयास हुआ। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया, तब समग्र विश्व के सामने भारत की रक्षा नीति क्या है स्पष्ट हो गया। हम विश्व भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम शांति के चाहक भी है, शांति के पुजारी भी है। जहां मगर हमारी सेना और हमारी सीमा के साथ जो छेड़खानी करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम दृढ़ निश्चयी। और पहली बार देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर, देश की बाह्य सुरक्षा के अंदर देश के किसी नेता ने एक निर्णायक भाषा के साथ विश्व को अपना परिचय कराया कि भारत के साथ कोई इस प्रकार से भारत की सीमाओं की अपमान नहीं कर सकता। और ये निर्णायक परिचय पूरे विश्व में भारत के परिचय में परिवर्तित हुआ है। जब भी रक्षा के क्षेत्र की बात होती थी, तब 2 ही देशों की बात होती थी, अमेरिका और इजराइल, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत और चौकन्ने रहते हैं। आज वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम जुड़ गया है। हमारे महान भारत का नाम जुड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। ये 8 साल के अंदर 9000 हथियारी ग्रुप के
एक्टिविस्टों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आए हैं। ढेर सारे समझौते हुए, कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, बोडोलैंड का समझौता हुआ, ब्रू समझौता हुआ, एनएलएफटी का समझौता हुआ, और आज स्थिति ऐसी हुई है कि अब सपा हटाने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे और भारत सरकार के लोग बचाव की मुद्रा में जवाब देते थे, नहीं भाई ये जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो ही उत्तर पूर्व के अंदर, वो ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति प्रस्तापित होने के कारण हमने बहुत बड़े हिस्से से, उत्तर पूर्व के 75% हिस्से से अब सपा को हटाने का काम हुआ। अब सपा को आइडियोलॉजी के आधार पर, ह्यूमन राइट के आधार पर हटाने वाले लोगों को ये जवाब है। ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद में मारे जाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं। उनकी ह्यूमन राइट की चर्चा करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद की भेंट चढ़ते हैं। और उनके ह्यूमन राइट की रक्षा करने का रास्ता कानून हटा देना नहीं है, स्थिति ही ऐसी निर्मित करना जहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाई है। धारा 370 और 35 से हटाना, सालों से ओहो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते, क्या होगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। जब दृढ़ता के साथ निश्चित उद्देश्य मन में रखकर कोई शासन करता है तो परिवर्तन किस प्रकार से आता है, इसका उदाहरण। जब देश का हित सर्वोपरि रखकर कोई शासन करता है तो रास्ते की कितनी भी दिक्कतें हो, अपने आप रास्ता समान हो जाता है और गाड़ी पूर्वपाट चलने लगती है, कोई बाधा नहीं रहती है। इसका उदाहरण है। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। विकास के मोर्चे पर भी प्रयास किए हैं और सुरक्षा के मोर्चे पर भी प्रयास किए हैं। आज देश में सबसे कम से कम जिले, वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत होने के बाद सबसे कम जिले आज यहां पर दिखाई पड़ते हैं। नए भारत की जो कल्पना है, इसमें सुरक्षित भारत भी है। मैंने पहले कहा, सामाजिक रूप से सम विकास होना चाहिए, समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से समग्र विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, कौवत होना चाहिए हमारे पास। इस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए, सुरक्षित भारत भी होना चाहिए और ये सब बनाना है। तो धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, मोदी जी एक नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं मानता हूं ये भविष्य के भारत का उज्जवल दस्तावेज है। 2020 की नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना को आज के समय के अनुरूप जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया है। हर प्रकार के ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म देने का इसके अंदर प्रयास है, रोजगारी को भी प्लेटफॉर्म देने का प्रयास है। बच्चा सिर्फ पढ़ लिख कर पाइपलाइन जैसे कोर्स में ग्रेजुएट होकर बाहर न निकले। बच्चे के अंदर जो क्षमताएं पड़ी हैं, वो क्षमताओं का संपूर्ण दोहन करने का उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, मंच देना पड़ेगा। वो अपनी क्षमताओं का सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए, इस प्रकार से उसको तैयार करना चाहिए, इस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए। और वो व्यवस्था नई शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति को बारीकी से देखेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि देश के लिए 5-3-3-4 का जो नया मॉडल आया है, 10+2 का मॉडल की जगह, वो मॉडल कितना उपयुक्त होने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले 5 साल मातृभाषा में पढ़ाई ये बच्चे के विकास के लिए निहायत जरूरी है। न केवल बच्चे के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारा व्याकरण,
वो उसकी मातृभाषा में पढ़ा है। अगर बच्चा उसी से कट जाता है तो वो अपने मूल से कट जाता है, और जो मूल से कट जाते हैं वो कभी बड़े नहीं होते हैं। बड़े तो वही होते हैं जिनके मूल पाताल तक गहरे होते हैं।